नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी के अनुरूप मेहनत भी कर रहे होंगे। आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय संविधान के विकास के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय संविधान सभा के बारे में। हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं अनुच्छेद के बारे में, यानी कि भाग 1 से हम लोगों ने प्रारंभ किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 के बारे में। दरअसल जो भारतीय संविधान का भाग 3 है वो क्या है और कहां से प्रेरित है। जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, ठीक है, उसमें जो भाग 3 है वह क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक, क्या है वह? मौलिक अधिकार है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का। ठीक है, आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है, किस देश से लिए गए हैं, आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे और कौन से भाग में वर्णित है तथा कौन कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। मौलिक अधिकार, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट। इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार दरअसल मानव होने के नाते हम लोगों के मानव अधिकार है। मानव अधिकार है जो वह एक व्यापक भावनाएं है। व्यापक मतलब एक बहुत ही बड़ी सोच है वो। उसके बाद यदि मौलिक अधिकार की बात करें तो वह एक संकीर्ण धारणा है। कुछ इस प्रकार से समझिए, ये हमारे मानव अधिकार हैं। ये क्या है? मानव अधिकार है। ठीक है, ये है जो डायग्राम मैंने बनाया भी सर्कल, यह है मानव अधिकार को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मानव अधिकार के ही बीच में है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। ये क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये क्या है? यह एक व्यापक सोच है और यह एक संकीर्ण सोच है। मौलिक अधिकार राज्यों के द्वारा हम लोगों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार क्या है? वह नकारात्मक है, यानी कि राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार की जो धारणा है वह आई कहां से? यदि हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो ब्रिटिश के सम्राट हुआ करते थे। ब्रिटिश सम्राट हुआ करते थे, सम्राट जॉन। कौन हुआ करते थे? ब्रिटिश सम्राट हुआ करते थे, सम्राट जॉन। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो इंग्लैंड की प्रजा थी, यानी कि ब्रिटेन के नागरिक थे, उनको सन 1215 में ब्रिटिश सम्राट कौन थे? सम्राट जॉन। ठीक है, सम्राट जॉन ने 1215 ईस्वी में जो ब्रिटेन था वहां के नागरिकों को आश्वासन दिया कि हम आपको मौलिक अधिकार प्रदान करेंगे। ठीक है, और इस पर साइन किए। तो इसको क्या किया, क्या कहा गया? इसको कहा गया मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, ये उस समय दिया गया सर्वप्रथम मानवों को या मनुष्यों को दिया गया अधिकार था। ठीक है, सर्वप्रथम किसी देश ने अपने नागरिकों को अधिकार दिए थे, तो वो किसने दिए थे? ब्रिटेन ने दिए थे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 1789 में, यानी कि 1789 में क्या होता है? फ्रांस की क्रांति होती। ठीक है, 1789 ईस्वी में क्या होता है? फ्रांस की क्रांति होगी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति होगी और जो यहाँ का राजा होता है लुई 16वां, उसको फांसी पर चढ़ा देती है फ्रांस की प्रजा। किस लिए? क्योंकि उसने मौलिक अधिकारों को हनन किया था। तो धीरे धीरे हम लोग 1215 से धीरे धीरे इंसान क्या होता है? जागरूक होता है अपने अधिकारों के बारे में, और 1789 में इतना जागरूक हो गया कि उसने एक राजा को ही फांसी पर चढ़ा दिया। ठीक है, ये समझना आप लोग। अब यदि बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय उसमें मौलिक अधिकार नहीं थे। अमेरिका का क्या था? अमेरिका में जब वहां का संविधान लागू हुआ था तो उसमें मौलिक अधिकार नहीं थे। ठीक है, संविधान लागू होने के समय फंडामेंटल राइट जो थे वह नहीं थे। कैसे बाद में इनको इंप्लीमेंट किया गया। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडमेंट करके उसमें फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, कैसे किया गया? संशोधन के द्वारा इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, कैसे शामिल किया गया? संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। अब यदि हम भारत के संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान इतना सुंदर है और इतनी व्यापक सोच का है। ये सोचिए आप, यहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा कर रहा है हमारा फंडामेंटल राइट। हमारे जो मौलिक अधिकार है 140 करोड़ जनता को संतुष्ट किए हुए हैं। जो हमारी संविधान सभा थी उसके जो सदस्य थे, चाहे वो बी आर अम्बेडकर रहे हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हो,
या वल्लभ भाई पटेल रहे हो, उनकी सोच देखिए कितनी दूरदृष्टि वाले सोच के लोग थे। वो तभी सोच रहे थे कि 200 साल बाद भारत में क्या होगा, 100 साल बाद भारत में क्या होगा, हम किस स्थिति में होंगे। और भारत एक ऐसा देश है जहां इतने दिनों के बाद आजादी मिली, 1947 में हमको आजादी मिली, और उसके बाद हम एक मजबूत लोकतंत्र हमने अपनाया और एक अच्छे लोकतांत्रिक देश के रूप में हमने विश्व में अपनी जगह बनाई है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि हम बात करें हमारे जो संविधान में फंडामेंटल राइट है उनके बारे में, ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे संविधान में भाग 3 में है, भाग 3 में है फंडामेंटल राइट, ठीक। और भाग 3 में है, शुरू में हमारे पास भाग 3 में है, प्रारंभ में कितने थे हमारे पास। प्रारंभ का अर्थ क्या है, यहां पर प्रारंभ का अर्थ है जब संविधान लागू हुआ था तब तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे। उसके बाद में क्या हुआ, जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ये अभी फंडामेंटल राइट नहीं है। 1978 में जो 1978 में क्या हुआ था, 44वां संविधान संशोधन होगा, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन होगा और उसके द्वारा इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी एक विधिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में ये मौलिक अधिकार नहीं है। इस समय हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, केवल 6, केवल 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है, कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, और भाग 3 में है, कहां से लिए गए, यूएसए से, अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं ये, ठीक है, अमेरिकी संविधान से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने मौलिक अधिकारों को लिया है और अपने देश के संविधान में इसको शामिल किया है, ठीक है। इसके बाद यदि हम जाने कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो जो पहला हमारा है वह है समानता का अधिकार। कौन सा है, समानता का अधिकार है। ये कहां से कहां तक है, ये अनुच्छेद 14 से लेकर और अनुच्छेद 18 तक है, ठीक है। यहां पर मैं ये लिख देता हूं भाग 3, जो कि अनुच्छेद 12 से 35। अब आप लोग कंफ्यूजन में होंगे कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से प्रारंभ हो रहा है, मौलिक अधिकार हमारे अनुच्छेद 12 से प्रारंभ हो रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 12 जो है और अनुच्छेद 13 जो है वह मौलिक अधिकारों के लिए क्या प्रक्रियाएं होंगी उसके बारे में वर्णन करेगा, ठीक है। दूसरा होगा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। ये हो जाएगा हमारा राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक हमारा, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, वो इसी में आएगी। उसके बाद क्या है हमारा, शोषण का अधिकार, शोषण का अधिकार। जो इस समय स्कूल बंद चल रहे हैं, ठीक है, बच्चों के, वह किस मौलिक अधिकार के तहत उसमें रिट दायर की जा सकती है, कोई बता सकता है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। जो वर्तमान में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, यदि कोई रिट दायर करना चाहे तो कौन से आर्टिकल के तहत रिट दायर की जा सकती है, शोषण का अधिकार, ठीक है। ये आएगा हमारा अनुच्छेद 23 और 24 में। उसके बाद आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हो जाएगा आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28। उसके बाद क्या है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, क्योंकि देश में अल्पसंख्यक भी रहते हैं तो उनको भी अधिकार चाहिए। तो जब उनको भी अधिकार चाहिए तो उनके लिए अधिकार लिखित में दिए जाएंगे, ठीक है। ये उन्हीं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटी के लिए है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये हो जाएगा आर्टिकल 29 से 30। उसके बाद आएगा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आएगा आर्टिकल 32 में। ठीक है, इस तरह से 6 मौलिक अधिकार है। पहला है राइट टू इक्वलिटी, फिर दूसरा है राइट टू फ्रीडम, ठीक, तीसरा है शोषण का अधिकार, और चौथा है, ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम। उसके बाद है कल्चरल और एजुकेशन, राइट टू कल्चर और एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 14 से 18 है, ये 19 से 22 है, ये 23 से 24 है, ये 25 से 28 है, और ये 29 से 30 है, ये 32 है। इसी प्रकार से इनको तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे, पार्ट वाइज पढ़ेंगे, आसानी से याद हो जाएंगे, और डिस्क्रिप्टिव वे में समझेंगे, बहुत आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रारंभ करेंगे समानता का अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है वह हमारे आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं। आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य जो शब्द है वो इसलिए उसको परिभाषित किया गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों में जो राज्य है उसका वर्णन कई बार आएगा, और जो वहां पर वो राज्य है, ठीक है, उसका मतलब आजकल के प्रदेश से नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, नहीं, उसका मतलब होगा वहां शासन करने वाले लोगों से, वहां प्रशासन से, वहां की सरकारों से, वहां की संसद से, वहां की विधानमंडल से, ठीक है। तो इस प्रकार से राज्य क्या है, अब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, ठीक है, जो राज्य की परिभाषा। अच्छा, राज्य की परिभाषा जो है, राज्य में कौन कौन आएगा मैं आपको बता दे रहा हूं। संसद जो कानून बनाएगी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है। दूसरा केंद्र सरकार, उसके बाद विधानमंडल, जो हर एक राज्य में विधानमंडल है वह राज्य की परिभाषा में आएंगे, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, राज्य सरकार, कौन आएगा, राज्य सरकार आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, पांचवा, वह सभी संस्थाएं जो कि सरकार से द्वारा सहायता प्राप्त करती हैं, अनुदान प्राप्त करती हैं, ठीक, यानी फाइनेंशियली जिनको सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वह सभी जितनी भी संस्थाएं हैं वह राज्य की परिभाषा में आएंगी। वह सारे इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं जो कि फाइनेंशियली गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, राज्य की परिभाषा में आएंगे, ठीक है। सभी संस्थाएं जो राज्य द्वारा अनुदानित हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये राज्य की परिभाषा हो जाएगी, राज्य की परिभाषा, जो कि अभी हम आगे आने वाले आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम भाग 4 में भी पढ़ेंगे, जहां पर नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके बारे में पढ़ेंगे तब, ठीक है। ये आर्टिकल 12 हो गया। इसके बाद आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 जो है भारतीय संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह मौलिक अधिकारों का रक्षक है। मौलिक अधिकारों का नहीं, इवनली पूरे संविधान का रक्षक है वो। क्यों है, क्योंकि वह ऐसा अधिकार रखता है कि विधायिका कोई भी कानून, कोई भी विधि बनाएगी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ये निर्णय लेंगे क्या वह विधि संवैधानिक है या असंवैधानिक है, ठीक है। चाहे वह संविधान से पहले की बनाई गई हो या संविधान के बाद बनाई गई हो, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। इन दोनों बातों के बारे में ही आर्टिकल जो 13 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 क्या है, देखिए, जो अनुच्छेद 13 है क्या है, यह है न्यायिक पुनरावलोकन,
न्यायिक पुनरावलोकन, इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये कहां से लिया गया? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ये। इसमें दो धारणाएं हैं। पहला क्या है? जो संविधान लागू होने के पूर्व जो विधि थी उनको कहते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और जो बाद में बनी है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, इन दोनों विधियों पर न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है वह लागू होती है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है वह लागू होती है। किस पे लागू होगी? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कैसे लागू होती है? जैसे एक बार के लिए सपोज कीजिए आपको, अरे हम लोग जो घर आटा होता है ना, जो जिससे घर में माता बहनें जब खाना बनाती है तो आटा छानती हैं, तो जो जरूरी चीज है वो नीचे निकल आती है, और जो बेकार चीजें होती हैं, ठीक है, जो वेस्टेज होते हैं वह ऊपर रह जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये इसमें कौन सा सिद्धांत लागू होता है? आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। मैं लिख दे रहा हूं, आच्छादन का कौन सा सिद्धांत लागू हो रहा है? आच्छादन का सिद्धांत। जो आप, ये एक तरह से ऐसी चलनी है, ये ऐसी जाली है एक, जिससे जो संवैधानिक विधियां हैं वह तो बच जाएंगी, और जो असंवैधानिक, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के संवैधानिक नहीं है, जो मतलब संविधान में सटीक नहीं बैठती है, वो क्या होगी? वह बाहर हो जाएंगी। ये चीज कहां से क्लियर होती है? अनुच्छेद 13 के द्वारा। ठीक, ये कौन क्लियर करेगा कि जो भी विधि बनाई गई है विधायिका के द्वारा वह जो संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक है? यह निर्णय लेता है हमारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। कैसे लेता है? देखिए, यदि बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो वह आर्टिकल 32 के द्वारा जुडिशियल रिव्यू करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट है वह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा? आर्टिकल 32 के द्वारा करेगा। और कितनी रीट जारी करेगा? 5 प्रकार की। यहां सिंपली समझ लेना, जैसे आर्टिकल जब 32 मैं लिख रहा हूं, ठीक है, 32 तो 3 और 2 5। आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट कितनी रीट जारी कर सकता है? 5। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जुडिशियल रिव्यू करेगा? आर्टिकल 13 के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन करेगा कि जो विधि बनाई गई है विधायिका के द्वारा वह संवैधानिक है या असंवैधानिक है। ठीक है, उसके बाद बात करें यदि हाईकोर्ट की, तब वह आर्टिकल 226 के द्वारा जुडिशियल रिव्यू करेगा। ठीक है, और वह कितने प्रकार की रिट जारी करेगा? यह हो गया 226, लास्ट की डिजिट ले लेना, 6 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, इस प्रकार से आर्टिकल जो 13 है वह काम करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, जो जहां से मौलिक अधिकार जो है वह प्रारंभ होते हैं। ठीक है, हालांकि मौलिक अधिकारों में 12 और 13 भी आता है, क्योंकि 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है, और 13 में जुडिशियल रिव्यू। जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है वह संविधान की रक्षा करते हैं जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 14। क्या है? समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। सारे ह्यूमन बीइंग जो है वह इक्वली ट्रीट किए जाएंगे स्टेट के द्वारा। ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 14 में बताया गया है कि जितने भी मनुष्य हैं उनको समानता का अधिकार है। ठीक है, किसी को भी कहीं जाने का अधिकार है, किसी को भी बोलने का अधिकार है, किसी को भी पढ़ने का अधिकार है, सबको नौकरी करने का अधिकार है। ठीक है, रोजगार करने का अधिकार है। इस प्रकार से इसमें 2 विचारधाराएं हैं। ठीक है, पहला है विधि के
समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इसको पढ़ते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको पढ़ेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये जो विधि के समक्ष समता है ये रूल ऑफ लॉ पे काम करता है। किस पे काम करता है? ये रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन का जो रूल है, ठीक है, उस पर काम करता है। कौन सा है? विधि के समक्ष समता, सभी नागरिकों को विधि के समान, ठीक है, सभी नागरिक जो है उनको विधि जो है वह समानता से ट्रीट करेगी। ये कहा क्या आ गया है? रूल ऑफ लॉ, यानी विधि के शासन में। विधि का शासन किसका दिया हुआ सिद्धांत था? प्रोफेसर डाइसी, प्रोफेसर डाइसी, ब्रिटेन के एक प्रोफेसर थे विधि शास्त्री से, प्रोफेसर डाइसी, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? रूल ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता, हर एक नागरिक जो है वह विधि के सामने समानता से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इसमें निगेटिविटी भी है। जैसे कैसे है? अब कोई दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए क्राइम करते हैं, एक व्यक्ति बिल्कुल पूर्ण रूप से मानसिक स्वस्थ है, शारीरिक दक्षता उसकी बढ़िया है, ठीक है, मतलब फिजिकल कैपेबिलिटी उसकी ठीक है, वो भी क्राइम करे, और एक मेंटली डिसेबल्ड है, मतलब मानसिक रूप से ठीक नहीं है, शारीरिक रूप से भी हैंडीकैप्ड है, तो क्या विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है वह ठीक है? क्योंकि एक तो ठीक था जब उसने क्राइम किया, और एक नहीं ठीक था फिर भी उसने क्राइम किया। तो इसी को मानते हुए आगे हम लोग अलग अलग कानून बनाए गए हैं, ठीक है, और समय समय पर संविधान में इसीलिए संशोधन किया जाता है क्योंकि जैसे जैसे हम सोचते हैं और हमें लगता है कि अब संविधान में कोई एक नई चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है। उसके बाद है विधियों का समान संरक्षण। कोई भी यदि अपराध किया जाएगा तो उसके लिए एक ही कानून लागू रहेगा। आप पेपर देने जाएंगे तो आपको भी वही एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा जो कि हमारे पड़ोस में बैठा हुआ कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है। यह है विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। और ये दोनों मिलकर विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों मिलकर समानता का अधिकार दिलाते हैं, ठीक है। जो राइट टू इक्वलिटी है वो इन दोनों से आता है, ठीक है। रूल ऑफ विधि के समक्ष समता जो कि रूल ऑफ लॉ पे वर्क करता है, विधियों का संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 15, ठीक है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 में क्या है। अनुच्छेद 15 कहता है हमारा राज्य यानी कि स्टेट, जिसकी हम लोगों परिभाषा जो थी अभी आर्टिकल 12 में पढ़ी, राज्य किसी भी नागरिक के साथ, देखिए यहां पर क्या है, आर्टिकल 15 में क्या जोड़ दिया गया है? नागरिक के साथ, लेकिन 14 में क्या है? किसी भी व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति जो है उसे समानता का अधिकार है। यानी जो अनुच्छेद 15 जो है यानी आर्टिकल 15 है वह केवल नागरिकों को प्राप्त है। अच्छा, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? सिर्फ यदि बात की जाए भारतीय नागरिकों को, तो मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं, आप अभी से याद रखेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। नागरिकों को प्राप्त फंडामेंटल राइट वो हो जाएंगे आपके 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29, 30। ये जो 5 फंडामेंटल राइट है, 1, 2, 3, 4, 5, ये सिर्फ सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है। ये बकाया जो है वह सभी को प्राप्त है। वहां पर व्यक्तियों के नाम से संबोधित किया जाएगा, यहां पर क्या है? नागरिकों के नाम से संबोधित किया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जो राज्य है वह किसी भी नागरिक के साथ, राज्य किसी भी नागरिक यानी सिटीजन के साथ जाति, कास्ट, धर्म, रिलीजन, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
किन 5 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा? जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। फिर से पढ़ लीजिए। राज्य किसी भी नागरिक के साथ, मैं फिर बता रहा हूं, जो आर्टिकल 15 है वह इंडियन सिटीजन को दिया गया है, के साथ जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब क्या पढ़ते हैं? अब पढ़ेंगे आर्टिकल 15(1). इसमें क्या है? ये इसका अपवाद है। जितने भी आर्टिकल पढ़ेंगे, मतलब इसका सब क्लॉज पढ़ेंगे, ये जो मेन आर्टिकल होगा उसके सबका अपवाद है, जो बाद में संशोधन के द्वारा इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, क्या है ये? राज्य जो है वह भाषा और निवास के आधार पर भेदभाव करेगा। किसके आधार पर करेगा? भाषा और निवास के आधार पर। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद आएगा आर्टिकल 15(2). इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी नागरिक हैं उनको सार्वजनिक स्थान तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जाए। राज्य क्या करेगा? हर एक इंडियन सिटीजन्स की जो सार्वजनिक प्लेसेस हैं वहां तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करे। तालाब हो गए, कुएं हो गए, मंदिर हो गए, जो कि सार्वजनिक है। ठीक है, राज्य द्वारा और जो सरकारी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियली हेल्प किए जाते हैं ऐसे संस्थानों तक, ठीक है, हर एक इंडियन सिटीजन्स को पहुंचने का अधिकार है। ठीक है, तो क्या है? सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच किसके द्वारा संभव है? 15(2) के द्वारा। ठीक है, 15(2) के द्वारा। उसके बाद क्या है? 15(3). राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रबंध करेगा। राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रबंध करेगा। ठीक है, 15(4) में क्या है? राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, कैसे वर्गों के लिए? सामाजिक और सोशली और एजुकेशनली। सामाजिक और शैक्षणिक, कैसे? सोशली और एजुकेशनली। कहां व्यवस्था करेगा इनकी? पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों में एससी और एसटी भी आएंगे। ठीक है, राज्य पिछड़े सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रबंध करेगा। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहां पर विशेष प्रबंध करेगा। ठीक है, शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रबंध करेगा। ये जो आर्टिकल 15 और 16 है, बस यही बड़े हैं, जो राइट टू इक्वलिटी है। ठीक है, विशेष प्रबंध करेगा। ठीक है, किसके लिए करेगा? राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, सोशली और एजुकेशनली जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए राज्य क्या करेगा? शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रबंध करेगा। उसके बाद आएगा 15(5). इसमें क्या है? जो यहां पर ये गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है ना, सरकारी संस्थान, 15(4) उनके लिए मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, जो कि सरकारी सहायता प्राप्त है। यहां पर क्या हो जाएगा? यही चीज, ये जो ऊपर वाला आर्टिकल है ये निजी संस्थानों पर लागू हो जाएगा। ठीक है, किस पर लागू हो जाएगा? ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, ये आर्टिकल इनके लिए हो जाएगा। ठीक है, 15(5) जो है वह किसके लिए हो जाएगा? निजी संस्थानों के लिए हो जाएगा। 15(6) किसके लिए है? 15(6) हो जाएगा जो ईडब्ल्यूएस, जो सवर्णों के लिए है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जो सवर्ण है आर्थिक रूप से कमजोर, उनके लिए है ये ईडब्ल्यूएस। ये लागू हुआ था
3वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब ये लागू हुआ था 2019 में। इस तरह से ये आर्टिकल 15 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 16, अवसर की समानता। पढ़ेंगे अवसर की समानता, आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 16 अवसर की समानता। ठीक है, अवसर की समानता क्या है, मैं फिर बता चुका हूं, यह नागरिकों को प्राप्त है। राज्य सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करेगा, लिख लेना, राज्य सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करेगा। कहां कहां करेगा, 16(1) में क्या है, लोक नियोजन में। लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में राज्य सभी नागरिकों को समान अवसर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है जो आर्टिकल 15 था, वहां 5 प्रकार थे भेदभाव के लिए, मना किया था राज्य ने कि इन 5 प्रकारों पर भेदभाव नहीं होगा। यहां देखिए क्या हो जाएगा, यहां 7 हो जाएंगे। किस किस आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य क्या करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। उसके साथ साथ उद्भव और निवास, उद्भव और निवास के आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा। तो यहां कितने प्रकार होगा, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। लेकिन 16(3) में क्या कहता है, 16(3) इसका अपवाद है कि राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। ठीक, इसका जो अपवाद है वह कहां आ गया, 16(3) में। अच्छा, कुछ दशाओं में अब क्या होगा, पूरी तरह से इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि उसमें लिखा है कि राज्य कुछ दशाओं में नागरिकों के साथ निवास के आधार पर भेदभाव करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 16(4) जो कि रिजर्वेशन से संबंधित है। किसमें, नौकरियों में रिजर्वेशन। 16(4) क्या है, ये नौकरियों में रिजर्वेशन है। 15(4) क्या है, जो शैक्षणिक संस्थान है वहां रिजर्वेशन की बात करता है। डिफरेंट को समझिए, 15(4) शैक्षणिक संस्थानों में डिफरेंट की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन की बात, सॉरी रिजर्वेशन की बात करता है। 16(4) क्या है, नौकरियों में रिजर्वेशन की बात करता है। क्या कहेगा, राज्य जो है वह सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर, किस रूप से, आर्थिक रूप से क्यों आ गया, क्योंकि जो अभी आर्टिकल 15(6) पढ़ा था ना हम लोगों ने, जो ईडब्ल्यूएस है, तो वहां पर क्या है, जो आरक्षण दिया गया है वह आर्थिक आधार पर दिया गया है। जो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण है उनको दिया गया। ठीक, लेकिन हालांकि यहां मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, राज्य जो है सामाजिक तौर से पिछड़े हुए वर्गों को, सामाजिक तौर से पिछड़े हुए वर्गों को, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का यदि प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, किसमें पर्याप्त नहीं है, सरकारी नौकरियों में, तब वह इनको आरक्षण देगा। ठीक है, तब राज्य क्या करेगा, तब इनको आरक्षण देगा। किनको किनको देगा, पिछड़े वर्गों को देगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को देगा। ठीक है, अच्छा, पिछड़े वर्ग में ये कैसे पता लगेगा कि जो भी वर्ग है वह पिछड़ा हुआ है, उसके लिए क्या है, जो अनुच्छेद 340 है उसके तहत राज्य क्या करेगा, राज्य एक पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करेगा, जो कि अपनी रिपोर्ट है वह संसद में पेश करेगा, और संसद फिर इसकी सिफारिशों को लागू करेगा या नहीं, यह संसद के ऊपर निर्भर करता है। इसके तहत काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ, फिर उसके बाद बीपी मंडल आयोग का भी गठन हो चुका है। किसके तहत, अनुच्छेद 340 के तहत। और बीपी मंडल आयोग ने ही अपनी जब सिफारिशें सौंपी थी संसद में, ठीक है, तो संसद ने उसकी बीपी मंडल की सिफारिशों को लागू करते हुए जो वर्तमान में पिछड़े वर्गों का रिजर्वेशन है वह बीपी मंडल के आयोग की सिफारिशों पर लागू किया गया अनुच्छेद 16(4) के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 16 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 17, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 यह कहता है कि जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, वह क्या है, अपराध है। छुआछूत क्या है, अपराध है, यानी राज्य सभी नागरिकों को
समान मानेगा, और यदि कोई व्यक्ति एक दूसरे से भेदभाव करता है तो वह क्या होगा, अपराध होगा। ठीक है, आर्टिकल 17। यह समझने वाली बात है कि जो आर्टिकल 17 है वह आर्टिकल 17 जो है वह राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, उसके साथ साथ नागरिकों के विरुद्ध भी प्राप्त है। मतलब कोई राज्य जो है वह व्यक्ति के साथ साथ तो भेदभाव नहीं कर सकता, उसके साथ साथ कोई व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये कहां लिखा हुआ है, अस्पृश्यता के अंत में, यानी कि छुआछूत का अंत। इसी के लिए सिविल अधिकार संरक्षण लागू किया गया था 1955 में। 1955 में लागू किया गया था ये। ठीक है, नागरिकों के नागरिक संरक्षण के लिए लागू किया गया था ये। क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिकल था 17, इसको और कठिनता से लागू किया जाए, इसलिए 1955 में एक अधिनियम आया था। ठीक है, अधिनियम आया था, किस लिए आया था? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी भेदभाव ना करें, नागरिक आपस में ही भेदभाव ना करें। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि ये छोटी जाति का है, या ये पैसे से कमजोर है, या ये सही नहीं दिखता है, इस प्रकार से जो भेदभाव है वह कोई भी नागरिक दूसरे नागरिक के साथ या कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ ना करे। इसके लिए संविधान में जो आर्टिकल 17 है उसमें इसका प्रावधान है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद एक आर्टिकल बचेगा हमारा, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 आर्टिकल 18 है, इसमें है उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कला और सेना के अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति विदेश से कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये बहुत ही सिंपल वे में समझा देता हूं। उपाधियों का अंत क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सेना और कला के अलावा, सेना और कला के क्षेत्र के अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती। उसके साथ साथ कोई भी भारतीय नागरिक विदेश से कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। अगर ऐसा करना है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी जरूरी होगी। इस प्रकार से हमारा जो समानता का अधिकार था आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, ये हमारा कंप्लीट हुआ, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक होगा। आप लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही आपकी मंजिल आपको मिलेगी। ठीक है, हर दिन अपने भविष्य के बारे में सोचिए, लगातार मेहनत करते रहिए। जय हिंद।